गुड मॉर्निंग। बैठो भी बैठो। एडवांस में आपको भी बहुत बहुत भैया हैप्पी न्यू ईयर। पोए कैसे बने? तुम यहाँ तक भी आ गई पोए की? क्या चीज? छुट्टी नहीं हो रही है। बहुत प्रयास किए मैंने, मेरे अथक प्रयासों के बावजूद छुट्टी नहीं हो रही है। क्लास छोटी करने के लिए राजी किया तो वो पता नहीं क्या स्कीम बना के लाए कि वो तो फायदा ही नहीं हो रहा उसमें, कि क्लास छोटी कर लो लेकिन आना 6:45 पे ही पड़ेगा। तो मैंने ये क्या फायदा हुआ? अरे पार्टी रात को देर तक करेंगे तो सुबह लेट आने को मिलना चाहिए ना। रिवर्स में क्या है, 12 बजे जाके क्या करेंगे फिर? तो वो तो मना कर दी फिर आने। उससे क्या फायदा है फिर? कि भागते भूत की लंगोटी सही सर, सर कुछ तो मिले, चलो ठीक है। अरे जल्दी जाके क्या करोगे? सुबह आने में लेट आने को मिलता तो फायदा होता। वो तो मना कर दिया हमने। लेट आने में ही तो फायदा है, और क्या है। तुम्हारे तो वैसे ही मना है, पार्टी कुछ भी नहीं कर सकते पार्टी। वो जवाहर नगर थाने में भैया नोटिस आ गया है, 7 बजे के बाद कोई मजाल नहीं है चू चू करने की। बिल्कुल सारे ठुल्ले डंडे लेके घूम रहे हैं भैया बाहर रोडों पे। 7 बजे सबको डंडे मार मार के कमरे में बंद कर दिया जाएगा। पढ़ो चुपचाप 7 बजे। कोई पार्टी अलाउड नहीं है जवाहर नगर में, थाने वालों ने बोल दिया धमकी। मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपने रिस्क पे देख लो तुम फिर, और क्या। फिर मत बोलना 1 तारीख को सर हमारे सूजन हो रही है जगह जगह। बहुत पिटाई करेंगे वो बता रहा हूँ। लो, कल तोता दिवस है यहाँ। तो मेरी तो क्लास ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। फिर तुम बोलोगे सर तुम आप तो उन्हीं को जाते हो। मैं क्या करूं, 1 तारीख उनके यहाँ आ रही है तो मैंने तो डांस प्रिपेयर किया है, मैं तो करूंगा कल। लिखो आगे, लिखो लिखो। अरे कोई फंडे नहीं हो रहा है यार, कुछ नहीं। पढ़ाई करनी पड़ रही है पूरे दिन, और क्या। नहाना और पड़ेगा कल। 1 तारीख को जो करो वो साल भर करना होता है, कल नहाना और पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई मेरी, पता है। ट्यूसडे का मैं फास्ट रखता हूँ तो आज तो मेरे को चक्कर में नहाना पड़ गया, और कल 1 तारीख के चक्कर में 2 दिन लगातार हो गए कल। सीक्वेंस बिगड़ गई पूरी। देखो अब आगे पढ़ाई करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग लिखा था हमने, और उसमें 2 पॉसिबिलिटीज की बात करी थी। अगर आप किसी भी मेटल की रॉड या प्लेट को उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, देयर आर 2 अपोजिंग टेंडेंसीज। ऑक्सीडेशन के नाम पे वो मेटल रॉड से हटके आपको सॉल्यूशन में कैटायंस के फॉर्म में जाते दिखने लगता। तो M का 0 2 + 1 2 3 में आ जाना ऑक्सीडेशन, ये एक पॉसिबिलिटी बनती। या अगर रिडक्शन होना है, कैटायंस फ्रॉम द सॉल्यूशन M+1 2 3 वाले वो रॉड पे जाके अगर 0 बनेंगे तो फिर वो +2 0 रिडक्शन दिखा रहे होते। हमारा इस डेफिनेशन के बाद जो मेन कहानी है वो ये है कि हम रेडॉक्स चैप्टर में रेडॉक्स वर्ड क्यों ओरिजिनेट हुआ, वो ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ ही होते हैं। तो हमने ये जो कहानी समझाई, बुक्स में ये कहानी ऐसे ही लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने इस कहानी पे 100% एज इट इज भरोसा कर लिया और आपने किसी मेले में जाके स्टॉल लगा दिया कि हमें सर ने जिंक रॉड ZnSO4 में डुबोने पर बोला था कि Zn+2 में जाएगा, और आपने दुकान लगा के चिल्लाना चालू कर दिया, आइए मेहरबान 5 रुपए में देखिए Zn+2 में बदलेगा।
तो थोड़ी देर बाद पब्लिक आपकी पिटाई कर रही होगी, क्योंकि Zn+2 में भी नहीं बदलता दिखेगा, ना Zn+2 Zn में बदलते दिखेगा। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक रॉड और एक सॉल्यूशन ये अपने आप में कंप्लीट डिजाइन नहीं है। कंप्लीट डिजाइन में ऐसे दो चीजें आपस में प्रॉपरली जुड़ेंगी और तब काम भी दो होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले भी दो एलिमेंट होंगे, उनमें काम शेयर होगा। देन इफ वन ऑफ द कंटेनर विल शो ऑक्सीडेशन, डेफिनेटली द अदर कंटेनर विल बी शोइंग रिडक्शन। वो पेयर में ही हो सकते हैं वो काम। तो यहां से आपका एक थ्योरेटिकल AR बनता है, और वो AR ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नेवर बी डिटरमाइंड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है जो अभी अपन रखने वाले हैं। उसी के दो नाम है शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे हम OP बोलेंगे, या रिडक्शन पोटेंशियल जिसको RP बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल का एक कंबाइंड कॉमन नेम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढा जा सकता है का मतलब होता अकेले आप OP मेजर कर सकते हो या अकेले आप RP मेजर कर सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दुनिया में कभी अकेले हुआ ही नहीं, तो फिर वो पोटेंशियल अकेले कभी मेजर नहीं हो सकता। तो अगर एसर्शन में लिखूंगा मैं कि एब्सोल्यूट या इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये सही स्टेटमेंट है। और सही रीजन इसका ये दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेवर अकर अलोन, वो कभी अकेले हुए नहीं, इस वजह से ये पोटेंशियल अकेले नहीं नापा जा सकता। तो फिर हम क्या मेजर कर पाते हैं? जब हम इन दोनों आधे आधे डिजाइन को आपस में जोड़ेंगे तो वो सेल कहलाने लगेगा, गैल्वेनिक सेल, जो हमें आगे पढ़ना है। और आपने उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऐसा कोई भी पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस अगर लगाया तो जैसे ही आप वो दोनों हाफ सेल जोड़ते उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिख जाता, कोई 2 वोल्ट 5 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। बट दैट आंसर इज नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों जगह पे जो भी हुआ होगा। और आप कोई भी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसा ही लिखाएंगे आपको कि जिस हिस्से में ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर का ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल, और जिस हिस्से में रिडक्शन हुआ है उधर का रिडक्शन वाला पोटेंशियल, जोड़ के जो आंसर आता है उसी को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपका अब अगर आप दोनों हाफ सेल जोड़ दोगे तो दोनों हाफ सेल जोड़ने पे कुछ आंसर तो आया, लेकिन स्टिल वो आंसर वो नहीं है जो आप पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं। आप पब्लिक को Zn का आंसर अलग, Cu का आंसर अलग दिखाना चाहते थे, पर जब आपने जिंक कॉपर कंबाइन कर दिए तो जो भी आंसर आया 2, 3, 5 वोल्ट वो कॉम्बिनेशन का आंसर है कि जिंक प्लस कॉपर मिला के 5 वोल्ट है। अब अगर इक्वेशन है A + B = 5 तो A एंड B अलग अलग कितने हैं तो अभी भी नहीं पता लगा ना। तो वो आंसर, वो स्टेटमेंट अभी भी ट्रू रहेगा। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ OPRP कैन नॉट बी मेजर्ड। अकेले अकेले OPRP तो नहीं ढूंढे जा सकते, जोड़ भी लोगे आपस में तो भी अकेले नहीं ढूंढ पाओगे। आप उनका जो कॉम्बिनेशन वैल्यू है सेल का पोटेंशियल या सेल का EMF ढूंढ वही पाओगे। लेकिन फिर जब आप क्वेश्चंस करने चालू करोगे तो आपको हर क्वेश्चन में धड़ाधड़ क्या मिलेंगे? प्लस माइनस में Zn का इतना, Sn का इतना, Fe का इतना, Pb का इतना, आपको OPRP वैल्यूज लिखी हुई दिखा करेंगी। और फिर अगर हम ये बात लिख चुके हैं क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो ढूंढी नहीं जा सकती थी, तो मन में डाउट आता है फिर ये इतने सारे प्लस माइनस कहां से आ गए। और उसी के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया गया है। वो जो भी वैल्यू आपको पढ़ाई जा रही है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की मदद से उसको कंपेयर करके कुछ कुछ निकाला गया है। यही अपने को अभी आज के आर्टिकल में पढ़ना है। ये आर्टिकल ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाइज यूज नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक को समझने के लिए ये एक बेस, एक फाउंडेशन के तौर पे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझना होता है। तो हमने जिंक और कॉपर के डायग्राम बना दिए थे और Zn और कॉपर के केस में एक एक पॉसिबल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन लिख दी थी। अगर Zn वाले में हमने ऑक्सीडेशन दिखाया था तो Zn सॉलिड गिव Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई लिख दिया था। और कॉपर वाले में अगर रिडक्शन दिखाया था तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, ऐसा कोई लिख दिया था। इसके आगे से स्टार मार्क बना के अब लिखना चालू कर रहे हैं। due to charge difference, due to charge difference, comma,
ड्यू टू चार्ज डिफरेंस कॉमा ए पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस कॉमा ए potential difference exists between the electrode and electrolyte, due to charge difference comma a potential difference exists between electrode and electrolyte, which is called inverted comma में नाम है electrode potential, which is called electrode potential. Due to charge difference, a potential difference exists between electrode and electrolyte, which is called electrode potential. हमने पॉसिबल केसेस में दो बातें जो लिखी थी, उसमें से पहली टेंडेंसी यानी मेटल का फ्रॉम द रॉड कैटायंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना, ऑक्सीडेशन अगर मुझे होता हुआ दिखेगा तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मोर एप्रोप्रिएटली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकता हूं. आगे शॉर्ट में हम ओपी वर्ड ही बार बार बोलेंगे. अगर आपको ऊपर लिखाए गए पैराग्राफ में से सेकंड नंबर की टेंडेंसी कैटायंस का ऑन द रॉड जाना रिडक्शन होते हुए दिखता तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल या आरपी बोल देंगे. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेक्निकली इट्स अ कॉमन नेम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ दीज पोटेंशियल्स. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ओपी, रिडक्शन पोटेंशियल या आरपी, इनका एक कंबाइंड नेम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. डेफिनेशन से ज्यादा न्यूमेरिकल्स में जो बात काम में आएगी वो ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पर्पस है क्या. और वो पर्पस ये है कि जैसा मैंने कहा आगे जाके आप हमेशा कॉम्बो में सेल बनाएंगे तो जिन दो को आप जोड़ोगे ये पोटेंशियल्स का काम ये पता लगाना ही होगा कि व्हेन दोज टू कंबाइन, जिससे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो तो काम बटेगा कैसे, किसको रिडक्शन करना है, किसको ऑक्सीडेशन करना है. अगर आप ये काम खुद मैनुअली कर रहे होते तो आप इन नंबर्स के थ्रू ये डिसाइड करते कि ए एंड बी का अगर मैं सेल बना रहा हूं तो ए को क्या काम कराना है, बी को क्या काम कराना है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम है रिलेटिव टेंडेंसी, जो दो आपस में जुड़ रहे हैं उनमें से किसकी टेंडेंसी गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है. इसका सिंपल मतलब ये है, अगर मैंने आपको ए एंड बी नाम के दो एलिमेंट दिए और मैंने कहा ए का रिडक्शन पोटेंशियल 2 वोल्ट है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो आपको सिंपल ये करना है जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा वो उस काम में बढ़िया है. यहाँ एजेंट वाली बात नहीं हो रही, सेल्फ के लिए बात कहानी चालू हो रही है. अगर मैंने आपसे बोला होता ऐसा कि आरपी नंबर है ए एंड बी दो चीजों के 2 एंड 3, तो अगर 3 जीत रहा है तो जिस पोटेंशियल में वो जीत रहा है उसको ही वो काम करने को मिलेगा. व्हेनेवर ए एंड बी विल रिएक्ट, बी को ही क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा. ये हमने लिखा है इफ टू आरपी वैल्यूज आर कंपेयर्ड, जिसका आरपी ज्यादा है वही अल्टीमेटली रिडक्शन कर रहा है.
नाउ मे बी पॉसिबल किसी क्वेश्चन में मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हो, लॉजिक तब भी वही रहेगा कि अगर आप दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कंपेयर कर रहे हैं तो जो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है उसी को ऑक्सीडेशन करने को मिलेगा। ये प्योरली मैथ्स वाली बात आ गई आपके पास। जब भी आप इन वैल्यूज पे पहुंच जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने के बाद, प्लस माइनस में जब मुझे नंबर दिखने चालू है क्वेश्चन में, मुझे कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी हैं मैं उनको छोटे बड़े में कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने पे जो जिसमें बड़ा वो उस काम में बेटर है। आरपी वैल्यूज में जो ज्यादा निकलेगा उसी के खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आप उसी से रिडक्शन कराएंगे। अभी मैं बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ उलझा नहीं रहा, मैं इतने पे बोल रहा हूं। आगे जाके जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनेगी इसी को आप घुमा फिरा के और 4 तरीके से बोल सकते हो। मैंने आपसे 4 नंबर लिख दिए और पूछा इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। इतनी इंफॉर्मेशन में आप वो आंसर दे सकते हो। अगर मैंने बोला होता आपसे ए बी सी डी और उनके 1 2 3 4 ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल हैं, तो आप यही बोलते कि रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका सबसे ज्यादा है वो अपने रिडक्शन में बेस्ट है, अपने रिडक्शन में बेस्ट है तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट है। तो ऐसे सिंपल सीधे से लॉजिक बन जाएंगे आगे जाके। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं खुद के लिए वो क्या बेटर करता। तो ये जनरल डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम बेसिकली टेंडेंसी ऑफ गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर करना था, सामने वाले के रिलेटिव आपका बिहेवियर कैसा है। तो जो भी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला है अल्टीमेटली आप उससे रिडक्शन करवा रहे हैं, ओपी में जो ज्यादा है उससे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ऐसी मैथ्स है कि आप पहले रेडॉक्स में एक नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन सुने हो, यहां कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं क्रिएट होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैंने कहा ए एंड बी 2 एलिमेंट है, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में 2 और 3 दिया। डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड का मतलब था एक ही बंदा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करे। आपके सेल में ऐसा नहीं होगा कि 2 डिब्बे जोड़े, एक ही डिब्बे में सब चल रहा है तो वो क्या खाली बैठा रहेगा क्या? वहां पे काम बटना ही बटना है। एक ही ने दोनों काम कर दिए, दूसरा स्पेक्टेटर बन के रह गया, वो कहानियां नहीं चल सकती। और ऐसा होने के लिए सिंपल सा एक रूल यहाँ पे बता दिया गया है। एक बार जो नंबर आपने देखा उसी नंबर को मिरर इमेज में एक बार और देखना है, साइन पलटा के। क्या करना है? साइन रिवर्स करके आरपी था तो ओपी बदल लेना है, ओपी था तो आरपी बदल लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर बोले होते 2 और 3, अगर ये आरपी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये 2 और 3 ही रहेंगे बट ऑफ अपोजिट साइन, तो ये -2 -3 होते। अब आप कुछ भी जोर लगा लीजिए, एक वाली चीज एक ही में जीतेगी, दोनों एक वाला जीत ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 2 और 3 में आप आरपी में 2 और 3 में आप बी को जिता रहे थे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो वापस भी नहीं जीता ना, अब -2 ही बड़ा दिखेगा आपको। तो एक एलिमेंट दोनों चीजों में लोअर निकल आए या दोनों में हायर निकल आए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप किसी से भी क्वेश्चन करें, चाहे आरपी वैल्यू से या ओपी वैल्यू से, कंपैरिजन पे आएगा अल्टीमेटली क्या, एक काम एक को करता देखोगे आप और एक काम दूसरे को करता हुआ ही देखोगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट टाइम पॉइंट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depends upon following factors. Electrode potential depends upon following factors. A पॉइंट है नेचर ऑफ एलिमेंट, बी पॉइंट है प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, और सी पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ए पॉइंट है नेचर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अलग अलग मेटल्स में बात करेंगे, Zn Cu Pb, सबकी इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने की टेंडेंसी एक जैसी तो हो नहीं सकती। एक मेटल एक नॉन मेटल कंपेयर करेंगे तो उनमें भी बिहेवियर में अंतर होगा ही। Zn का बिहेवियर और फ्लोरीन का बिहेवियर एक जैसा तो नहीं हो सकता। F माइनस बनने की कोशिश ज्यादा करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। Zn+2 ज्यादा बनना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो खुद वो चीज क्या है, उसके बेसिस पे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड होता। तो नेचर ऑफ एलिमेंट तो अंडरस्टूड है फैक्टर है। ये बचे हुए दोनों फैक्टर बी एंड सी कंबाइंड में कहां दिखना चालू होंगे? नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन हेडिंग से पहले तक हर पोटेंशियल को आप कैपिटल ई पे नॉट सिंबल बना के लिखोगे और साथ में स्टैंडर्ड बोलते हुए चलोगे, क्योंकि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जो दूसरा ढूंढ पाएंगे वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू ही कहलाएगा। तो पहले आप नर्स इक्वेशन से पहले किन में डील कर रहे होते हैं? ई नॉट में डील कर रहे होते हैं। जब भी ई नॉट सिंबल लिखेंगे, पी में, टी में, कंसंट्रेशन में कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज पे उन्हें नापा जा रहा होगा। फिर जब नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे नहीं प्रेशर इतना नहीं इतना ले लिया, मोलाइटी इतनी नहीं इतनी ले ली, तो वो कंडीशंस बदल जाने पे आप उस सिंबल को ई नॉट की जगह ई लिखना चालू कर देते हैं। द जनरल पोटेंशियल जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में नापा जाता है। और नर्स इक्वेशन यही दिखाएगा कि ई नॉट जिस वैल्यू का है, ई उससे बड़ा या छोटा भी आ सकता है। तो इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन पे डिपेंड करेगा? वो रॉड किस मोलाइटी के सॉल्यूशन में डूबी है उस पर भी डिपेंड करेगा, और वो सेटअप किस प्रेशर टेम्परेचर पे लिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। नीचे एक और सामाक बना के लिखें। थर्मो में पढ़े थे नाम, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव का नाम था जो मास पे डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टीज। लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is an intensive property. Electrode potential is an intensive property. Bracket में. This means that it does not depend on. This means that it does not depend on mass of electrode used. This means that it does not depend on mass of electrode used. मान लीजिए मैंने आपको Zn और ZnSO4 वाला जो सेटअप समझाया था, बाद में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की मदद से आपने कुछ उसका नंबर निकाल लिया। आपने उसके मदद से Zn+2 वाले पेयर का कुछ नंबर निकाल लिया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है और क्या नहीं है वो समझिए पहले। अगर मैं आगे जाके नर्स इक्वेशन में ये समझाऊंगा कि जिंक की रॉड 1 मोलर Zn+2 में डूबी हो तो अलग आंसर है, और जिंक की रॉड 0.1 मोलर Zn+2 में डूबी हो तो अलग आंसर है, टू प्रूव कि कंसंट्रेशन एक फैक्टर था, तो आप मेरे माथे नहीं आ सकते कि सर आंसर तो बदल गया ना, आपने तो फिर उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों लिखाया था। क्योंकि अगर आपको याद हो थर्मो में इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैसे समझाया था मैंने, तो उसका तरीका था एक कमरे को सिस्टम जैसा मान लें, अगर मन में उस सिस्टम को सब डिवाइड करके उसका छोटा सेक्शन गिने, आंसर बदल जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर सब डिवाइड करने पे भी आंसर वही आए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मेरे को कैसे प्रूव करना होता कि मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आंसर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी डंडा तो पूरा ले लिया और सॉल्यूशन को 1 से 0.1 करके बोलो आंसर तो बदल रहा है, तो पोटेंशियल शुड नॉट बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने सिस्टम को सब डिवाइड नहीं करा, आपने तो कुछ मिला के उसकी कंसंट्रेशन बदल दी। कैसे होना चाहिए था सब डिवीजन? ऐसा इमेजिन करिए कि रॉड मैंने काट के आधी कर ली और सॉल्यूशन भी एक खाली बर्तन में आधा पलट लिया, तो दोनों आधी आधी रॉड आधे आधे सॉल्यूशन में डूबने पर भी उतना ही पोटेंशियल का आंसर देंगी जितना पूरी रॉड पूरे सॉल्यूशन में भर के दे रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोटी पतली रॉड लेने से या मास ऑफ रॉड कम ज्यादा करने से पोटेंशियल के आंसर पे फर्क
नहीं पड़ेगा, मास इज नॉट अ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आ जाए। as per IUPAC, as per IUPAC, comma, electrode potentials, as per IUPAC, comma, electrode potentials are considered as reduction potential, are considered as reduction potential, ब्रैकेट में वही शॉर्ट फॉर्म RP, unless mentioned otherwise, unless mentioned otherwise। ये बिल्कुल इस तरह की चीज है कि जैसे काफी साल पहले था कैटलिस्ट वर्ड का मतलब रेट बढ़ाने और घटाने दोनों वाला होता था, अब कम करने वाले का नाम इनहिबिटर अलग रख दिया गया, कैटलिस्ट आप केवल रेट इंक्रीज ऐसा ही बोलते हैं। तो पहले पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम क्या बोला गया? इट कैन बी एनी ऑफ दीज टू। ऑक्सीडेशन होता दिखता तो ओपी को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते थे, रिडक्शन होते दिखता तो आरपी को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते थे, बट ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा बार रिडक्शन पोटेंशियल ही सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन वाले ने अगर ऐसा लिख के बोला ई नॉट वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी आर, तो जो भी नंबर दिए मैं उसको बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ही मानूंगा। अगर क्वेश्चन वाला साफ साफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोल दे रहा, तब तक मुझे रिडक्शन पोटेंशियल नाम को प्रेफरेंस देनी है। एज पर आईयूपीएसी नेमिंग रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा प्रचलन में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों चीजों की नहीं है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की ही लिस्ट बनी हुई है। न्यूमेरिकल देखेंगे तो 10 में से 9 बार जो नंबर दिए हुए आएंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल के ही दिए आएंगे, तो ज्यादा प्रेफरेंस आपको रिडक्शन पोटेंशियल को देनी है। कभी कभार बदमाशी करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह के देगा वो आपको, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब बोल रहा है साफ साफ तब तो उसको ओपी ही गिनना है, पर जब तक एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं हुआ, तब तक हमेशा आरपी मान के ही वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेगा। नेक्स्ट वाले स्टार्मार्क में आ जाए। when electrode potentials are measured under when electrode potentials are measured under following set of conditions, when electrode potentials are measured under following set of conditions, comma, they are called इन्वर्टेड कॉमा में नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। they are called standard electrode potentials, ब्रैकेट में लिख दें denoted by कैपिटल ई और उस पे नॉट डिग्री वाला साइन बना हुआ। if electrode potentials are measured under following set of conditions या at following set of conditions, they are called standard electrode potentials, ब्रैकेट में लिखा है denoted by E naught। और वो क्या 3 सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिनको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं? प्रेशर में 1 बार वैल्यू ये फिक्स ली जाने को स्टैंडर्ड कंडीशन कहा गया है। टेम्परेचर में 25 डिग्री 298 केल्विन को स्टैंडर्ड कंडीशन कहा गया है। और कंसंट्रेशन में 1 मोलैरिटी इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा गया है। टेम्परेचर तो आप कभी भी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते थे। रॉड जिसमें डुबोई गई उसको 1 मोलर पे लेना है नहीं लेना वो भी आपकी चॉइस है, तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू नापने के समय आप 1 मोलर में ही उसको डिप करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं।
प्रेशर का सर क्या रोल है? अभी आप शुरू में जो इजी कहानी समझ रहे हैं उसमें ZnCu जैसी मेटल रॉड्स को मेटल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डुबोने की बात हो रही है। कल को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात आएगी तो हाइड्रोजन का डंडा कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन तो गैस है, तो हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोड नहीं है, वो क्रिएट किया गया है बाय एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट। आप एक इनर्ट मेटल प्लैटिनम टाइप का लेते हैं और उस पर खूब सारी H2 का बॉम्बार्डमेंट कर दिया तो अल्टीमेटली H2 उसके सरफेस पे चिपक जाएगी, वर्चुअली अपीटी अंदर ढक गया और वो रॉड H2 मॉलिक्यूल्स की रॉड की तरह बिहेव करने लगेगी। तो अगर आप कभी गैसियस इलेक्ट्रोड क्रिएट करेंगे और बात स्टैंडर्ड में हो रही होगी तो उस गैस को प्रेशर में 1 बार लिखा गया होगा। मेटल के लिए तो 1 बार वर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो वो प्रेशर वाला सिंबल 1 बार कहां लेना है? अगर कभी गैसेस की बात हो रही होगी उस समय वो 1 बार का रोल है। कंसंट्रेशन का रोल गैस वालों में भी रहेगा, मेटल वालों में भी रहेगा, क्योंकि H2 वाला डंडा भी डुबोना तो H प्लस में ही पड़ेगा, तो आयंस तो हर बार 1 मोलर लेना ही है जब भी आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे। बट वो प्रेशर वाली सिचुएशन मेटल वालों में नहीं दिखेगी, ओनली इफ आप कोई गैस यूज कर रहे हैं तो दिखती। अगर इनमें से एक भी or more, if any one or more of above conditions is not maintained, they are considered general conditions. कहने का मतलब ये है जब भी नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे E और E0 सिंबल में अंतर देखने के लिए ऐसा नहीं बोलना है कि सर तीनों बदलने को E में बदलना कहते हैं क्या। आप E0 से E में जाने के लिए इन तीन में से एक भी बिगाड़ देंगे तो भी E बोलना चालू करना पड़ेगा। आपने कहा P में तो हम 1 बार ही चल रहे हैं, T तो 25 डिग्री ही चल रहा है, पर रॉड 0.1 मोलैरिटी में डूबी है, तो भी एक कंडीशन वायलेट करने को भी आप जनरल कंडीशंस में आ गए हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आ गए, ऐसा ही बोला जाएगा। और तब आप सिंबल E0 यूज नहीं करके E यूज करेंगे। एनी वन ऑफ देम चेंज या दोनों तीनों भी चेंज हो जाएं तो आप उसे जनरल सेट ऑफ कंडीशंस मानते। इन तीनों का फिक्स होना तो ही उसे स्टैंडर्ड या पोटेंशियल को E0 तभी बोला जा सकता है। अब जो लास्ट टर्न का पहला डायग्राम बनाया था उसमें हमने इक्वेशन लिखी थी Zn solid gives Zn plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ। तो ये इस समय पे तो इसमें क्लियरली मुझे ऑक्सीडेशन ही होते दिख रहा है ना, तो मैं E इज इक्वल टू E0, E इज इक्वल टू E0 और E0 के नीचे पेयर में वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं जहां से जहां आप गए। Zn वर्टिकल लाइन ऑब्लिक साइन की तरह, और जिसमें आप गए Zn प्लस 2 और इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SOP, OPRP की तरह ही एक स्टैंडर्ड वर्ड और चलने लगता है। कब हुआ होगा लेकिन ऐसा, कब E0 बोल पाए होंगे? जब आपने Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 1 मोलर जरूर रखी होगी, बाकी तो रखी होंगी, इसमें जो अलग से दिखने वाली बात है वो 1 मोलर रखना जरूरी है। अब मेरे को 1 मोलर क्या चाहिए और 1 से कम ज्यादा कौन हो सकता है वो यहां पे समझिए। मैंने एक बार एग्जांपल दिया Zn एंड ZnSO4, तो मेरे को ZnSO4 का काम क्या है? Zn प्लस 2 देना, बट ZnSO4 का जो डिजाइन है, स्टोइकियोमेट्री है, वो 1:1 है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में Zn प्लस 2 की जगह पूछा ZnSO4 की कंसंट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी अगर आप E0 मेजर कर रहे हैं, तो आप ZnSO4 का आंसर भी
1 मोलर ही बोलोगे, क्योंकि ZnSO4 में Zn+2 1:1 रेशो में ही है, वो 1m लेंगे तो ही Zn+2 1 मोलर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मैंने बोला सोडियम और Na2SO4 का कॉम्बिनेशन है, सोडियम और Na2SO4 का कॉम्बिनेशन है, तो आप यहां ऑक्सीडेशन कैसा लिखोगे? Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपके इस हाफ सेल को सारी दुनिया की चीजें 1 मोलर से मतलब नहीं है, आपका रॉड जिस आयंस में डूबा है वो मुझे 1m चाहिए। तो मैंने बोला मैं E को E0 बोल पाऊंगा जब Na प्लस आयंस मुझे 1 मोलर मिलते। लेकिन अब आपने Na प्लस सप्लाई करने वाला कंपाउंड कैसा ले रखा है? Na2SO4। बिना सोचे समझे आपने बोला सर 1 मोलर Na2SO4 ले लो, काम बिगड़ गया, क्योंकि आपने तो 1 मोलर Na2SO4 ले लिया, पर उसने तो टूट के 2 Na प्लस दे दिए, तो वो 1 मोलर 2 मोलर Na प्लस देके E0 वाला काम बिगड़ जाएगा। तो आप उसको 0.5 मोलर या हाफ मोलर लेते, ताकि वो डबल होके ये आयन मुझे 1 मोलर दे रहा होता। अरे बात समझ में? जैसे मैंने Na प्लस का एग्जांपल दिया था, मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं। मैंने Al को 0 to +3 ऑक्सीडाइज होते हुए दिखाया, और मैंने ये पूछा मुझे दोनों बार Al+3 फॉर E0, मुझे Al+3 ये आयंस 1 मोलैरिटी पे चाहिए। तो इन आयंस को सप्लाई करने के लिए अगर मैंने Al की रॉड AlCl3 में डुबोई है, तब का आंसर क्या है? और अगर मैंने Al2SO4 होल्ड्राइज में डुबोई है, तब का आंसर क्या है? तो इस वाले कंपाउंड में मुझे दिख रहा है जितना मैं इसकी वैल्यू पे स्टार्ट होऊंगा 1:1 पे ये Al+3 मुझे एक ही देने वाला है। तो क्या बोलूं मैं? इसकी मोलैरिटी मुझे 1m ही लेनी है, क्योंकि 1 AlCl3 विल गिव 1 Al+3। लेकिन नीचे वाले में 0.5 मोलर पे ही काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे डबल होने के बाद Al+3 0.5 का ट्वाइस 1m ही मिलता। तो इस जगह पे आपको 1 of AlCl3 इज गिविंग 1 of Al+3 ये, और इस जगह पे 1 of Al2SO4 होल थ्राइस देगा 2 of Al+3। ये बात ध्यान रखनी है। जैसा मैं बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में आपको जगह जगह काम में आएंगी। इंडिविजुअली इनमें से किसी एक का हो सकता है क्वेश्चन ना बने, लेकिन ऑल दीज आर कंसेप्चुअल पॉइंट्स। मैंने सिंपल सीधी सी ये चीज कही है कि आप जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करते हैं तो मोलैरिटी 1 ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के नाम पे याद होता है। आपको ये बस फील करना है कि मैं एक समय पे एवरीथिंग इक्वल टू 1 पे सेट नहीं कर सकता, मुझे एक पर्टिकुलर स्पीशीज 1 मोलर चाहिए, एंड दैट इज वो मेटल जिन मेटल आयंस के कांटेक्ट में रहना है, दोज मेटल आयंस शुड बी 1 मोलर। अब उसको सप्लाई करने वाला कंपाउंड मे बी 1 मोलर ही लेना पड़े, मे बी 1 से कम ज्यादा लेना पड़े, दैट डिपेंड्स अपॉन उस कंपाउंड का नाम कैसा है। अगर उस कंपाउंड में वो मेटल
1:1 पे ही निकलना है, तो वो कंपाउंड भी 1 मोलैरिटी लेंगे और वो सॉल्ट 100% टूटने के बाद वो आयन भी 1 मोलर दे देगा। अगर वो कंपाउंड ऐसा है जिसमें वो मेटल 2, 3, 4 के हिसाब से निकलना है, तो अकॉर्डिंगली आप उसकी मोलैरिटी छोटी लेंगे, ताकि वो इंटू 2, 3, 4 करने के बाद जब आयंस मेटल के दे तो वो 1 मोलर आ रहे हो। क्लियर है बात? अगर मुझे Al+3 AlCl3 से लाना था, तो 1 मोलर AlCl3 लेने पर ही मुझे 1 मोलर Al+3 मिलता। बट Al2SO4 होल थ्राइस के केस में, क्योंकि हर एक Al2SO4 थ्राइस विल गिव मी 2 ऑफ Al+3, तो उसको हाफ मोलैरिटी 0.5 पे लेना सफिशिएंट है, वो डबल करके मुझे 1 मोलर Al+3 दे देगा। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आप कोई भी हाफ रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने एक वर्ड यूज कराया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैसा ही एक शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज होगा। उस समय पे आप E0 सिंबल यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो तभी होगा जब वहां रिडक्शन जिस आयंस का हुआ वो 1 मोलैरिटी के लिए गए हों। जैसे ये 1 से इधर उधर होगा, आपको इस नाम में से E0 हटा लेना है और सिंबल स्टैंडर्ड हटा देना है। तो देयर विल बी 2 सेट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। क्या क्या? जब तक नर्स इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक SRP SOP SRP SOP ऐसे बोलेंगे, सिंबल में E0 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 दिखा करेगा। नर्स इक्वेशन के समय RPOP RPOP बोलना चालू हो जाएगा और E बोलना चालू हो जाएगा बजाय E0 के। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके जस्ट बाद हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेडिंग पे आ जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे इसको आप ओपी बोल रहे हो या आरपी, ढूंढी नहीं जा सकती। इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ओपी आरपी मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और आप रीजन इसका यही देंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नेवर अकर अलोन बोला है तो भी चलेगा, या ऑलवेज अकर्स टुगेदर ऐसा बोला है तो भी चलेगा। कल सबको अपने अपने रेजोल्यूशन प्रिपेयर करके लाने भैया, सुनाने पड़ेंगे सब। लास्ट क्लास जिन भी सर की हो उनको बोलना है सर कह के गए सर रेजोल्यूशन के लिए हम बताएंगे, सबको लेके आने रेजोल्यूशन। क्या मैं अभी सोच रहा हूं क्या सबसे मुश्किल क्या हो सकता है। तो ये असर्शन रीजन में जो बात हम शुरू में थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके थे वहां तक हम आ गए कि समझने के तौर पे हमें ऐसे बुक्स में समझा दिया जाता है कि आप जिंक की रॉड ZnSO4 में अलग से डिप कर सकते हैं, या Cu की रॉड CuSO4 में अलग से डिप कर सकते हैं। वैसा टुकड़ा अलग से लिख के दिखा दिया जाता है, ऑक्सीडेशन बोल दिया। ऐसा टुकड़ा अलग से लिख के बता दिया जाता है, रिडक्शन बोल दिया। जानबूझ के जिंक एंड कॉपर में डिस्कशन बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल के थ्रू पढ़ते हैं और वो जिंक एंड कॉपर से मिले बने सेल का नाम ही है। तो ये वाली बातें हमें ऑलरेडी पता होती है, तो वहां जाके फटाफट ही वो डिस्कशन हो जाता है।
क्या ये एक्चुअली में ट्रू है कि जिंक हमेशा यही काम करता दिखना चाहिए मुझे? जैसे मैंने समझाने के समय आपको बोला, रिलेटिव टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ये बात हर बुक में जिंक एंड Zn+2 की ये मानते हुए लिखी है कि आपने जिंक को उस अगले वाले कॉपर के साथ ही जोड़ा है, तो इनमें काम यही होते देखा गया था कि इट वाज ऑक्सीडाइजिंग एंड Cu+2 वाज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने कुछ कुछ एलिमेंट ऊपर नीचे देखे तो जिंक कहीं कॉर्नर पे नहीं है, उसके ऊपर भी कई सारे लोग हैं, उसके नीचे भी कई सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एज अ फैक्ट पता है कि जिंक के मुकाबले एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी और ज्यादा है। तो अगर मैंने जिंक वाले का पेयर अप एल्यूमिनियम के साथ किया होता तो Zn चाहकर भी ये वाला प्रोसेस नहीं दिखा पाएगा, तब ये प्रोसेस तो Al में दिख रहा होता और फिर इसको वैसा दिखाना पड़ता जैसा वहां Cu+2 में हो रहा है। ये Zn+2 से उस समय Zn में कन्वर्ट होते दिख रहा होता, तब भी आपको एक बंदा ऑक्सीडेशन एक बंदा रिडक्शन ही करते दिखेगा। क्या Cu+2 में ऑलवेज यही होना जरूरी है? अगेन जिंक के सामने इसने ऐसा किया था, ये मान के ये लिख दिया गया है। जब आप ECS में पढ़ेंगे आपको कॉपर के मुकाबले Ag या Au ये और अच्छा रिडक्शन करते हैं ऐसे लोग दिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने कॉपर एंड सिल्वर जोड़े थे, तो फिर कॉपर ये काम नहीं कर पाएगा और कॉपर को वैसा करना पड़ेगा जैसे जिंक कर रहा है। Cu गोज टू Cu+2 ऑक्सीडेशन वो करता और इससे बेटर रिडक्शन जो कर सकता है वो Ag+ आपको Ag में रिड्यूस होते दिख रहा होता। तो कौन क्या करने वाला है? वो एक एब्सोल्यूट बिहेवियर नहीं है। आपके सामने आपसे भारी आ गया तो वो अपनी मर्जी का करेगा, आपको एडजस्टमेंट करना है। आपसे कमजोर वाला आ गया तो आपकी मर्जी चल जाएगी, सामने वाले को एडजस्टमेंट करना पड़ता। तो ये हमेशा पेयर में ही ये पोटेंशियल डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन करके लिखिए, कंक्लूजन एक हेडिंग डाल दीजिए। कंक्लूजन में लिखिएगा, ए सिंगल इलेक्ट्रोड डैश इलेक्ट्रोलाइट, a single electrode dash electrolyte combination, conclusion में लिख रहे हैं, a single electrode dash electrolyte combination is an incomplete design. A single electrode dash electrolyte combination is an incomplete design and is called इन्वर्टेड कॉमा में हाफ सेल, एंड इज कॉल्ड हाफ सेल, और दूसरे इन्वर्टेड कॉमा में रेडॉक्स कपल। एनसीईआरटी का नाम है, मैं क्या करूं भाई। हाफ सेल और रेडॉक्स कपल, रेडॉक्स कपल के ब्रैकेट में लिख दीजिए हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेम एलिमेंट, higher and lower oxidation states of same element. A single electrode dash electrolyte combination is incomplete design and is called half cell or redox couple. Redox couple वर्ड का मतलब है ये जो ऑब्लिक ऑब्लिक करके आपने लिखा है, ऐसे पेयर में लिखने को रेडॉक्स कपल बोलते हैं। एक ही एलिमेंट कम ज्यादा जो पेयर दिखा रहा है, 0 से +2 या +2 से +3 या +3 से +1, एक ही एलिमेंट की दो स्टेट्स के पेयर को आपस में रेडॉक्स कपल बोलते हैं। तो ब्रैकेट में रेडॉक्स कपल के लिखा है हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेम एलिमेंट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में नया कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने Zn या Cu के लिए इमेजिनेशन दिमाग में बैठा रखा है, वैसा ही हाइड्रोजन के लिए बैठाइए। अगर मुझे जिंक का हाफ सेल बनाना है तो जिंक वाली रॉड को Zn+2 के किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में डुबोना था। अगर कॉपर का हाफ सेल बनाना है तो कॉपर की रॉड कॉपर के +2 वाले या +1 वाले Q+ आयंस के किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में डूबी होनी चाहिए थी। तो फिर हाइड्रोजन के केस में मुझे दो चीजें चाहिए, H2 और H+। H+ प्रोवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई सा भी एसिड सॉल्यूशन ले लेंगे उसमें H+ होगा।
H2 का इलेक्ट्रोड वो एड्सॉर्प्शन से कैसे बनता है मैंने बताया था, वही यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब मुद्दा ये है कि इसके नाम में भी आप देखें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही बोल रहे हो आप। और इससे जस्ट ऊपर के कंक्लूजन में यही बोला है कि एक सिंगल डंडा इनकम्प्लीट डिजाइन है, इसीलिए उसको हाफ सेल बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी सेल नहीं, एक हाफ सेल ही है। और इसकी एप्लीकेशन तभी दिखाई जा सकती है जब इस हाफ सेल को किसी और हाफ सेल के साथ जोड़ा गया हो। आप अगर किसी ऐसे कंसेप्ट को सीखते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और मैंने कहा था कि जब मैं सेल बनाना सिखा भी दूंगा, दो हाफ सेल जोड़ भी देंगे, डिफ्लेक्शन आ भी जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन में दोनों पोटेंशियल जुड़ चुके होंगे, आप उनमें से अलग अलग तब भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये बात तब भी ट्रू रहेगी, एब्सोल्यूट ओपीआरपी ढूंढने नहीं जा सकते। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने क्या मेरी मदद करी, उसने कहा भैया मेरे सारे पोटेंशियल जीरो मान लो, मेरा ओपी भी तो भी जीरो है, मेरा आरपी भी तो भी जीरो है। तो अब अगर a प्लस बी 5 था और b इज फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर जीरो है तो a बराबर 5 है। फिर तो आप एक्चुअली में जिंक के लिए, कॉपर के लिए, mg के लिए, al के लिए बुक्स में जो भी नंबर पढ़ोगे वो लिखा हुआ तो ये पढ़ने में आएगा कि जिंक का पोटेंशियल इतना है, कॉपर का पोटेंशियल इतना है, वो एक्चुअली में जिंक और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से मिले सेल का आंसर थे। और उस सेल के आंसर में से हाइड्रोजन वाले आधे पोर्शन को आप हर बार 000 बोलते गए, और इस वजह से वो पूरी वैल्यू ही उस दूसरे एलिमेंट का आंसर मान ली गई। अब अगर आप ये कहें कि सर हाइड्रोजन का जीरो क्या हम सॉल्व करके लाए हैं, तो अगर उसका जीरो सॉल्व हो सकता था अकेले आधे हाफ सेल का, तो औरों के भी सॉल्व भी हो जाते। आपके जैसे औरों के लिए मना है कि अकेले ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता, तो ये भी इन इटसेल्फ इलेक्ट्रोड अकेला हाफ सेल ही है, इसमें भी अकेले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जीरो कहीं से सॉल्व होकर आया नहीं है। आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो बिकॉज, और उसमें आंसर चालू हो गए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हाइड्रोजन इज अ लाइटर एलिमेंट, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है, वो इट इज अ गैस, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे जीरो कहीं से टपक के आ गया। जीरो केवल गणित आसान करने के लिए माना है आपने, क्योंकि अगर a प्लस बी बराबर 5 में मैं b 0.38 मानता तो एक स्टेप बढ़ता ना, 0.38 उधर ले जाके घटाना पड़ता। जीरो मानने में क्या एडवांटेज है, जीरो उधर सब्ट्रैक्शन का स्टेप ही बच गया, वो सीधे दूसरा आंसर a का आंसर बन जाता है। तो जीरो हैज बीन आर्बिट्रेरिली एज्यूम्ड, उसमें हाइड्रोजन की कोई ऐसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है जिस वजह से आप उसे जीरो ले रहे हैं। जस्ट टू इजी द मैथ्स आपने उसे जीरो माना है। अरे बात समझ में, लिखना चालू करिए हेडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहीं से मैं बता रहा हूं आपको, जब हम अल्टीमेटली इनर्स इक्वेशन पे पहुंचेंगे और ई नॉट के अलावा ई भी देखेंगे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम का भी आएगा। जैसे यहां शी बोल रहे हैं, आगे ही भी आएगा। लेडीज फर्स्ट में शी पहले पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो जीरो हाइड्रोजन के केस में अंधाधुंध हर जगह जीरो जीरो नहीं चिपकाते जाना है। जीरो माना गया था फॉर स्टैंडर्ड के लिए। आगे जाके जब इसके कंस्ट्रक्शन में भी 19-20 करो, अगर यहाँ हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार नहीं 10 बार ले लें, उसको जिसमें डुबोया वो H प्लस 0.1 मोलर ले लें, तो आपके कंडीशन स्टैंडर्ड ना होने पर इवन इसका पोटेंशियल नॉन जीरो प्लस या माइनस में आप सॉल्व करोगे बाय नर्स इक्वेशन। तो इसको भी ऑलवेज जीरो नहीं लेना है, केवल जब ये स्टैंडर्ड है उस समय का अजम्पशन जीरो माना गया है। पहले कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कैसे बनता है, लिखिएगा। इन दिस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। इन दिस इलेक्ट्रोड कॉमा, in this electrode, comma, hydrogen gas is adsorbed, ADSORBD, adsorbed. Hydrogen gas is adsorbed on a rod of platinum metal hydrogen gas is adsorbed on a rod of platinum metal at 1 bar
and 25 degree centigrade. In this electrode, hydrogen gas is adsorbed on a platinum rod at 1 bar and 25 degree centigrade. Next line se likhiye, this gaseous electrode is dipped in solution containing H plus ions of concentration equal to का sign 1 molar. This gaseous electrode is dipped in a solution containing H plus ions having concentration equal to H plus concentration equal to 1 m, 1 molar. ये सिंपल सीधा सा कंस्ट्रक्शन है. 3 चीजें अपन ने स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, पी, टी और कंसंट्रेशन. पी एंड टी का काम H2 जब आपने बबल कराई उस समय कर दिया कि मैंने जो प्लैटिनम पे H2 भेजी है वहां पीएनटी का ध्यान रखा है. वो प्रेशर H2 का 1 बार लिया गया है और टेम्परेचर भी उस समय 25 डिग्री था. जब वो प्लैटिनम रॉड अल्टीमेटली H2 से ढक गई, आप उसे H2 की रॉड जैसा ट्रीट कर पा रहे हो तो उस H2 की रॉड को डिप्ड बताना है किसमें, H प्लस में. और वहां H प्लस के समय वो तीसरी कंडीशन 1 मोलैरिटी वाली मेंटेन कर रखी है. तो सॉल्यूशन में तो सिंपली क्या है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसने मुझे 1 मोलर H प्लस दे रखा होगा. सॉल्यूशन कंटेनिंग H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर 1 m. डिजाइन लगभग कुछ ऐसा दिखता है. आपने एक ग्लास का फ्लास्क जैसा इन्वर्टेड रख रखा है जिसमें आपने पहले H2 बबल करी होगी और ग्लास केसिंग सिर्फ इस सेंस में है कि वो H2 इधर उधर सब जगह स्कैटर ना हो और उसी जगह पास में रहे उस प्लैटिनम रॉड के, ताकि उस पे उसका एड्सॉर्प्शन हो पाए. छोटी छोटी बहुत सारी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रो में जगह जगह पे आएंगी. वो सब भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमेरिकली यहां बने. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कई सारी जो चीजें हैं याद रखने की. पहला, कैसे बना. H2 गैस आपने पीएनटी की फिक्स वैल्यूज पे भेजी और जहां डुबोया वो H प्लस फिक्स मोलैरिटी 1 मोलर वाला है. केवल प्लैटिनम रॉड बोल के छोड़ दें चलता है. और डिटेलिंग में किसी जगह पढ़ने में आ जाए कि प्लैटिनम रॉड पे एक कोटिंग ऑफ प्लैटिनम ब्लैक, ऐसा किसी जगह मैंने पढ़ा, सर ये क्या है क्यों है. तो एड्सॉर्प्शन, जब आप सिलेबस घटा नहीं था तो एक चैप्टर और होता था केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें एक आर्टिकल होता था एड्सॉर्प्शन का और उस फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में एक आर्टिकल होता था सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना सरफेस पे अटैचमेंट एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा. तो प्लैटिनम ब्लैक कुछ भी नहीं, वो प्लैटिनम का ही चूरा है, पाउडर है, फाइन पाउडर. और वो फाइन पाउडर अगर आपने उस रॉड पे एक एडिशनल लेयर के तौर पे लगा रखा है तो उसकी H2 को एब्जॉर्ब करने की इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है, वो और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है. इस सेंस में कभी कभी वो लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं. ओनली आप प्लैटिनम रॉड भी ले लेते तो उस पर H2 एब्जॉर्ब हो जाती, जल्दी और ज्यादा हो जाए उस सेंस में उस पर एक एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ पीटी ब्लैक लगा के रखते हैं. तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया. दिखने में ये वैसा ही है जैसे आप और किसी मेटल का हाफ सेल बनाते. एक सिंगल रॉड सिंगल सॉल्यूशन में डूबा होना,
Zn की रॉड होती, इसकी जगह ZnSO4 में डिप्ड होती, वो भी ऐसा ही दिखता। कॉपर रॉड होती, CuSO4 में डिप्ड होती, वो भी ऐसा ही दिखता। और ये कहानी हम पहले सीख चुके हैं कि एक सिंगल रॉड सिंगल सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन को अधूरा यानी हाफ सेल ही माना गया है, कंप्लीट वो ऐसे दो जुड़ के ही होगा। तो इन इटसेल्फ ये भी अभी इनकम्प्लीट या हाफ सेल ही है। और क्योंकि ये हाफ सेल है तो रियल ट्रुथ तो यही है कि आप SHE के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स उसके लिए ढूंढे नहीं जा सकते, लेकिन आपने उसके दोनों ही पोटेंशियल्स E0 ऑफ ऑक्सीडेशन हो या E0 ऑफ रिडक्शन हो, दोनों को ही 0 माना हुआ है। SOP और SRP भी लिख सकता था मैं, या E0 ऑफ ऑक्सीडेशन E0 ऑफ रिडक्शन ऐसे लिखा है, और ये दोनों ही वैल्यूज हाइड्रोजन के केस में 0 मानी गई है। फिर थोड़ा आगे की बात करें कि अगर हाफ सेल आपस में जुड़कर ही पूरा सेल बनेगा, तो ये हाफ सेल अल्टीमेटली आपने किसी और के साथ जोड़ा, तो इसको दो में से एक काम करने को मिला होगा, अपोजिट वाला दूसरा वाला कर रहा होगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा वहां हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करने को मिला था। मान लीजिए हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा वहां हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करने को मिला था, तो लास्ट टर्न में आपने टेंडेंसी 1 और 2 जो दो लिखी थी, ऑक्सीडेशन कब का नाम था? जब रॉड से मूवमेंट सॉल्यूशन में हो। अभी भी वही होना है, क्योंकि H2 जब रॉड पे 0 में है से बदल के वो सॉल्यूशन के H+ में कन्वर्ट होगी, यही तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको अभी भी मेटल जैसा ही बिहेवियर उस H2 से एक्सपेक्ट करना है कि H2 मुझे H+ में कन्वर्ट होते दिख रहा हो। अगेन आप यहां H2 को इस बार सॉलिड नहीं बोल पाओगे, मेटल ZnCu की तरह गैस है, बट वो H+ एक्वस वाले ही होंगे जो आयंस में वो कन्वर्ट हुआ है, ऐसे लिखेंगे। आया क्या कुछ खुशखबरी? किधर, ऊपर का कि बाद का? नहीं, लेट आना है कि जल्दी जाना है? हम आएंगे ही नहीं ऐसे। कौन सा वाला हुआ है? 6:45 पे आके जल्दी जाने वाला है? तो क्या फायदा है फिर? अरे तो 1 घंटा लेट बुलाओ ना, पी पा के आदमी नालों में पड़ा हुआ है, उठने में टाइम लगेगा उसे। छह 45 ही आना है भैया। कम देर के लिए क्लास ड्यूरेशन छोटी है, आना 6:45 पे ही है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो क्या कितने बजे क्या आना? 6:45 पे है, चले आना कभी भी। और क्या, जो मेन पॉइंट था वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा, फिर क्या है? और तुम्हें जाने से भी मतलब है, उतने बजे का ही टाइम दोगे चाचा को? हेलो सुनते हो? हाँ 12 बजे आ जाना। छोटे कितने बजे होगी, इसका क्या काम है? आने के बाद जाने का कौन लोड लेता है यार? जाने 11, 12, 1 कभी भी चले जाएंगे। और क्या, वो टाइम टेबल में देख के जाना है। मैंने आगे की बात ही नहीं सुनी उसकी। उसने कहा है क्लास ड्यूरेशन शॉर्ट है, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास है, तो 6:45 पे चालू होके जब भी खत्म हो जाए।
कोई फायदा नहीं है, बेकार है बिल्कुल। 12 बजे का दे दो टाइम, बुला 12 बजे बुला, 11:30 बुला लो, आधा घंटा वेट कर लेगा बाहर। वैसे भी जिंदगी भर वेट ही करना है उसको, और क्या। लिखो। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमें ऑक्सीडेशन होता दिखता तो ऑब्वियसली ऐसे हाफ रिएक्शन को आप लिख रहे होते कि H2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से आयंस में कन्वर्ट हुआ होगा, तो 0 to +1 ये उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, आप E0 के नीचे पेयर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के नाम भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे जाके आपको ये लिखवाया जाएगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल लाइन, डबल लाइन, ऐसे कई सारी चीजें समझाई जाएंगी। तब तक सॉल्ट ब्रिज नाम आ चुका होगा तो बोलेंगे डबल लाइन जहां खींचते हैं वो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। वैसे ही एक जब भी E0 के नीचे नाम लिखते हैं तो E0 के नाम में जनरली तो आपको वो पेयर ऑफ स्टेट्स लिखना सफिशिएंट होता है, तो H2/H+ लिखा है तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिले आपको, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले आपको तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। प्लैटिनम इज नॉट पार्ट ऑफ योर चेंज। चेंज तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ही 0 से +1 गया है, तो काम का पेयर H2/H+ ही है। एडिशनल में पीटी चिपका देने का पर्पस सिर्फ ये है कि वो H2 का इलेक्ट्रोड था नहीं, एक्चुअली में प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड था, उसके ऊपर H2 एड्सॉर्ब हो रखी है। तो प्लैटिनम साथ में लिख देने का सेंस केवल ये होता है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है और उसी पे H2 एड्सॉर्ब हुई है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में, केवल उसका नाम साथ में लिख दिया गया है। ये नेसेसरी नहीं है, आप आगे बढ़ के खुद से ऐसा नहीं लिखोगे, लिखा हुआ कहीं पढ़ो तो उसका इंफॉर्मेशन का मतलब बता दे रहा हूं मैं कि इस सेंस में उसको लिखा हुआ दे देते हैं। यही काम अगर हाइड्रोजन में रिडक्शन होना है तो आप इसी प्रोसेस को उल्टा लिख देंगे। ऐसा कोई मुझे बता सकता है कि जब भी आपने ये ग्लास कंटेनर्स हैं, हाइड्रोजन जिंक, हाइड्रोजन कॉपर कोई भी जोड़े, आप लैब में खड़े हैं एज एन ऑब्जर्वर, आपको कैसे पता चलेगा किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन हुआ है? भाई डिफ्लेक्शन से तो हमने बोला टोटल सेल का आंसर आ जाएगा, तो टोटल सेल का आंसर तो 2, 3, 4 वोल्ट जो आया सो आया, इनमें से किसमें क्या चल रहा है कैसे पता लगेगा? तो वो मेटल के केस में अगर वो रॉड खुद ही आयंस में कन्वर्ट होनी है तो उस रॉड के मास थिकनेस में डिके दिखता है आपको, वो टाइम के साथ साथ थिन होती जाएगी। और अगर ऐसा कोई मेरे पे थर्मामीटर जैसा मीटर हो जो सॉल्यूशन में डुबो के मोलैरिटी मेजर हो सकती हो, तो मोलैरिटी में मुझे इंक्रीज डिक्रीज भी दिखेगा। जैसे यहाँ रिडक्शन होना है तो वो शुरुआत में H+ जो आपने 1 मोलर ले रखा है वो टाइम के साथ साथ ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 जाने लगेगा। ग्रेटर देन 1 जा रहा है तो इसका मतलब है इनकमिंग उसमें और H+ आ रहे हैं, तो H2 खर्च होकर H+ बना रही होगी। लेस देन 1 जाने लगेगी वो मोलैरिटी, इसका मतलब H+ रॉड पे H2 फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे होंगे। तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि कौन से प्रोसेस को वो हाफ सेल शो कर रहा है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब वो वाली बात पे आ रहे हैं कि इसको 0 मानने का मुझे फायदा क्या है, जो इसको मैंने 0 माना उसकी मदद से मैं और क्या ढूंढ सकता था। वन एंड ओनली एक ही यूज है, उसकी मदद से ही औरों के SOP या SRP मेजर किए गए हैं रिलेटिव वैल्यूज में। आपने उसको 0 मान के औरों का कुछ कुछ प्लस माइनस में आंसर निकाला है, यही उसका ओनली यूज है।
अगर किसी जगह थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में इनमें से क्या बातें सही हैं, ऐसी कई बातें अपन ने लिखी, कुछ भी फैक्ट्स लिख दिए, तो उनमें से करेक्ट इनकरेक्ट आप ढूंढ सकते थे। अगर एक वर्ड सुनने को मिले आपको कि SHE एक्ट्स एज, अगर मुझे कंफ्यूज नहीं करना है तो मैं सिंपली बोलूंगा एक्ट्स एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्ड का मतलब वही है जिसको आपने स्टैंडर्ड के नाम पे कुछ माना और उसकी मदद से औरों को ढूंढा, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्ड से पहले एक शब्द और सुनने को मिल रहा हो अगर कि SHE एक्ट्स एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या है और क्या मुझे उसकी डिटेल में जाना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे पहला इलेक्ट्रोड था जिसको आपने एज रेफरेंस यूज किया था, तो इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये बात सही है। तो अगर कोई प्राइमरी है तो कोई और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी हैं क्या? यस देयर आर। और अब जो लेटेस्ट वाले जो लैब्स हैं उनमें कभी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है तो हाइड्रोजन वाला नहीं यूज होता, देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोड जिन्हें स्टैंडर्ड माना गया है, उनको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मैं उनमें से एक दो के नाम यहां लिखा दूंगा, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें पढ़ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ही है। तो अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड अकेला लिखा है तो भी करेक्ट स्टेटमेंट बोल दें उसके लिए, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला है तो भी उस सेंस में आप उसको टिक कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन में मेरी ओपनिंग लाइन है, लिखिएगा SHE behaves as she behaves as primary reference electrode. SHE behaves as primary reference electrode and can be used. SHE acts as primary reference electrode and is used to determine and can be used या is used to determine relative SOP, SRP, relative SOP, SRP of other elements. SHE behaves as primary reference electrode and can be used to determine relative SOP, SRP of other elements. इसी के नीचे सामाक में लिख दीजिए ये दो नाम लिख लें, सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड Ag/AgCl या मर्करी एंड कैलोमल Hg2Cl2, इनसे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बनाए गए थे। अब जो लैब्स हैं उनमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अवॉइड किया जाता है और इन वाले रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। आपको इनके नाम भी नहीं पता हो तो भी चलेगा, अपने एनसीईआरटी में केवल SHE से मतलब है, उसी की वजह से बाकी सब मेजर हुए हैं। जो ECS आप याद करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो SHE के रिलेटिव ही बनी हुई है। सेंस बेसिकली ये था, आपको ध्यान हो तो थर्मो में भी हमने जहां हीट ऑफ कंबशन में एक डेफिनेशन कैलोरिफिक वैल्यू लिखी थी, तो ऐसा बोला था कि हाइड्रोजन की वैसे तो कैलोरिफिक वैल्यू मैक्सिमम है बट हम उसे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर अवॉइड करते हैं। वही कारण यहां भी है कि SHE छोड़ के आप दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पे क्यों चले गए, बिकॉज H2 को हैंडल करना वो मुश्किल होता है, तो उसमें अननेसेसरी प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, इसलिए दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड अब यूज किए जाते हैं। लिखिए आगे, अभी है 5 मिनट, टॉपिक तो खत्म करेंगे यार, ऐसा तो बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी। लिखो लिखो फटाफट। when two half cells
स्टार मार्क बना के लिख रहे हैं ये। when two half cells of different elements are combined, when two half cells of different elements are combined to form complete cell, when two half cells of different elements are combined to form complete cell, comma, difference between electrode potentials, difference between electrode potentials of both elements, difference between electrode potentials of both elements can be experimentally measured. Difference between electrode potentials of both elements can be experimentally measured. This is called cell potential. This is called cell potential. जो मेजर कर पाएंगे उसका नाम क्या रहा होगा? सेल का पोटेंशियल, ये उसका नाम है। और उस सेल पोटेंशियल के आपके पास इन टोटल 3 फॉर्मूले हैं। सेल पोटेंशियल जो डिफ्लेक्शन से मेजर हुआ होगा फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, आपके पास उसके 3 फॉर्मूले हैं। 3 में से एक ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि हम ये बोल चुके हैं कि एज पर आईयूपीसी ज्यादातर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं। तो मैं दूसरे नंबर पे ये एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, जिसमें आपको एक रिडक्शन पोटेंशियल माइनस दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा दिखेगा। जो आगे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल वो होगा जिसका एक्चुअली में रिडक्शन हुआ है, में से जो माइनस हो रहा होगा आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसने रिडक्शन नहीं किया होगा, उसने ऑक्सीडेशन किया है। अल्टीमेटली जाके बड़ा माइनस छोटा पे पहुंच जाएगी कहानी, क्योंकि जब मैं 2 आरपी नंबर्स दूंगा तो ये फैसला कैसे हुआ होगा कि किसने क्या किया? जो जिसपे बड़ा उसने वो काम किया होगा। तो अगर 3N2 करके 2 आरपी आए होंगे तो 3 वाले को आपने जिताया, तो वो 3 ही यहाँ पुट हो रहा होगा। अल्टीमेटली जो वैल्यू बड़ी दिखी होगी, जिसका रिडक्शन हुआ होगा, उसका आरपी फ्रंट में रखना होता है। डिफरेंस ऑफ छोटी वैल्यू या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका आरपी बाद में रखना होता है। तो हायर आरपी माइनस लोअर आरपी, या आरपी ऑफ रिड्यूस्ड एलिमेंट माइनस आरपी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, ऐसा मैंने एक फॉर्मूला लिखा। मैं इसी फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर मुझे ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होते तो भी कहानी कुछ ऐसी बनी होती कि दोनों ओपी की लड़ाई में एक बंदा जीता होगा। कौन? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा। तो अब फॉर्मूला बना एक और, ओपी माइनस ओपी। ये भी ऐसा ही है जैसा ऊपर वाला दिख रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन में जो जीता होगा, जिसकी मर्जी चली होगी हायर वैल्यू, वो आगे आएगा। ओपी ऑफ ऑक्सीडाइज वाला पहले लिखेंगे, माइनस ओपी ऑफ रिड्यूस्ड वाला बाद में लिखेंगे। आपके काम में सेकंड वाला ही ज्यादातर आया करेगा, क्योंकि मोस्टली हम आरपी में डील करते हैं। और मैं तीसरा अभी के लिए जो सबसे आसान मुझे लगता है मैं वो वाला लिखा रहा हूं, और बाद में सॉल्विंग इसी से ज्यादा होगी, बट अभी के लिए सबसे इजी है वो फर्स्ट वाला जो मैं लिखने वाला हूं। अल्टीमेटली एक सेल में क्या होना है? एक रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना है? एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। तो तीसरा और मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है कि सेल पोटेंशियल एक ओपी और एक आरपी के जोड़ को बोलते हैं। ओपी एंड आरपी सम, इसको सेल पोटेंशियल बोला जाता है। किसका ओपी जोड़ा गया होगा? जिसने ऑक्सीडेशन किया उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़ दिया जाता है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका जोड़ा गया? जिसने रिडक्शन किया होगा। ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। और कैसे होंगे ये तीनों एक? कैसे हो जाएंगे ये तीनों एक? क्योंकि आप कभी ना कभी वो लाइन लिखोगे कि एक ही एलिमेंट के लिए ओपी आरपी साइन में उल्टे होते हैं। तो अगर मैंने कहानी यहां से चालू करी
और फिर मैंने कहा किसी भी एक को साइन में पलट लो, तो इमेजिन करिए आपने इसको माइनस आरपी करके लिखा होता तो क्या पढ़ने में आने लगता, आरपी ऑफ रिड्यूस एलिमेंट माइनस आरपी ऑफ ऑक्सीडाइज एलिमेंट, ऐसा ही लिखा है यहाँ। अगली बार मैंने बोला होता आप इस वाले को साइन में माइनस ओपी बोल दो, तो कैसा पढ़ने में आता, ओपी ऑफ ऑक्सीडाइज माइनस ओपी ऑफ रिड्यूस एलिमेंट। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं, हमें जिससे कंफर्टेबल लगे वो एक अच्छे से सीखना होता है, ज्यादातर आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले साल। एडवांस में आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। सेफ्टी के साथ मनाना न्यू ईयर भैया, ज्यादा दंगा मत करना, वो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं आज सबको। क्या बताना है, रेजोल्यूशन बताएंगे, अब मिलेंगे ना अगले साल। अभी